हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया, सब मजे में। चलिए बच्चों, तो आज नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम लोग। तो लास्ट टॉपिक हमने नॉर्मलता और फॉर्मलता पूरी पढ़ ली थी, ठीक है। देखो बच्चों, फॉर्मलता जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, है ना, लास्ट टाइम हमारा फॉर्मलता ही रह गया था। नॉर्मलता तो ये देखो, ये रहा। अच्छा हाँ, नॉर्मलता हमने पूरा पढ़ लिया। नॉर्मलता में हमारा कुछ बचा नहीं था, तो हमें अब फॉर्मलता को ही देखना है। कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को आप देख लेना। अब की एनसीईआरटी में फॉर्मूलता है नहीं। जो अब एनसीईआरटी है ना फिलहाल अब की, इसमें भी फॉर्मूलता दिया हुआ नहीं है, लेकिन अपने को पता होना चाहिए। कुछ नहीं है, जैसे आपने मॉलरता पढ़ी ना, वैसी जैसे मॉलरिटी पढ़ी ना आपने, वैसी फॉर्मुलिटी होती है। ये बस फॉर्मुलिटी आपसे करवाएगा और कुछ नहीं करवाएगा, ठीक है। इसमें क्या बोलते हैं, तो मैंने लिखवाया था आपको। इसमें ध्यान रखना, विलेय के सूत्रभारों की संख्या, विलेय के सूत्रभारों की संख्या, नंबर ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ solute upon 1 liter of the solution, 1 liter of the solution, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, जब भी इसका फॉर्मूला लिखो तो इस तरीके से, वही वेट वगैरह वाला याद आ गया सभी को, 1000 नीचे VmL। बस यहाँ ध्यान रखना, यहाँ फॉर्मूला मास का डिवाइड करेंगे, किसका? फॉर्मूला मास। अब ये जो फॉर्मूला मास होता है Fm, ये इक्वल टू होता है, ये इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर मास के। अणुभार, आप जो अणुभार जानते हो ना, बस उसी के इक्वल होता है। बस इसमें दो छोटी छोटी बातें याद रख लेना। क्या याद रखनी है? दो तीन कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनका वेट कुछ अलग लिखा जाता है, जैसे एग्जांपल देखो, और ये आपको 12th क्लास में सॉल्यूशन चैप्टर आएगा, वहां पे भी ध्यान रखना है। हमारा एक चैप्टर आएगा केमिकल बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी एक केस ध्यान रखेंगे। जैसे मान लो CH3 डबल बॉन्ड OH है। देखो इसका जब आप GMM निकालते हो तो आएगा 60, लेकिन इसके अलावा बाकी किसी की भी बात कर लोगे तो जो आप जीएमएम निकालोगे वही उसका फॉर्मूला मास भी होगा। लेकिन दो में ध्यान रखना, इसके एक्चुअल में दो मोल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं इस तरीके से, और दो मोल आपस में डाइमर फॉर्म द्विलक अवस्था में आ जाते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला मास है वो लिखा जाता है 120। तो जब जीएमएम लिखो तो 60 लिखो, और जब फॉर्मूला मास लिखो तो 120 लिखो, क्योंकि ये एसिटिक एसिड जो होता है वो डाइमर फॉर्म में होता है। लेकिन जो जीएमएम होता है वो हमेशा एक का ही लिखा जाता है, एक जो मॉलिक्यूल है, एक कंपाउंड है, उसी का लिखा जाता है। अगला एग्जांपल सेम ऐसे कैसे ध्यान रख लेना, बेंजोइक एसिड का, ये होता है बेंजोइक एसिड। ये भी ध्यान रखना, इसके भी दो मोल आपस में लगे हुए रहते हैं, दो मोल। इसका जो जीएमएम निकालते हैं वो आता है 122, लेकिन जब इसका आप एफएम निकालोगे वो कितना आएगा? 244 आएगा, ठीक है। तो ये कंडीशंस आप थोड़ी सी ध्यान रखोगे जो यहाँ मैंने आपको बता दी है, ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो ये रहा आपकी फॉर्मूलता या फॉर्मुलिटी। कोई बस इन दोनों को ध्यान रखना, बाकी सभी में सेम है। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मैंने लिखा H2SO4, तो इसका जीएमएम कितना होता है? 98। इसका फॉर्मूला मास भी कितना होगा भैया? 98। बस, बाकी किसी में कोई दिक्कत नहीं है आपको, बाकी सब में सेम है, लिख तो दिया, दोनों में सेम है। इन दो एग्जाम्पल को ध्यान रखना बस, एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड को, ठीक है ना। ये है एसिटिक एसिड, ये कौन है? एसिटिक एसिड, और ये कौन है भैया? बेंजोइक एसिड, ठीक है। चलिए, क्या यहां तक सबको क्लियर है? ओके 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 सर, ओके सर, डन हो चुका है यहां तक? कर लोगे आराम से, देख लो, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ जाते हैं। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
अब आप ध्यान रखना। चलिए हो गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के लिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला, इन सब की बात करने वाले हैं। ठीक है जी। ओके सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए डन। अब देखो नेक्स्ट, अब जो अपने एनसीईआरटी में अगले टॉपिक है, अब हम उनकी बात कर लेंगे। परसेंटेज कंपोजिशन की बात करेंगे। ठीक है ना, परसेंटेज कंपोजिशन की बात कर लेंगे, प्रतिशत संगठन बोला करते हैं इसको। प्रतिशत संगठन की बात करेंगे, ठीक है भाई। बी जो है बच्चों, बी हम बात करेंगे यहाँ पे एम्पेरिकल फॉर्मूला की। एम्पेरिकल फॉर्मूला की क्या हो रहा है, इसको हिल क्यों रहा है ये। एम्पेरिकल फॉर्मूला के बाद हम बात करेंगे बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की। यहां हम बात करेंगे मूलानुपाती सूत्र की। यहां हम बात करेंगे बच्चों अणु सूत्र की। ये तीन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अपनी 11th क्लास के लिए भी और आप जो भी बड़ा एग्जाम दे रहे हो उसके लिए भी। ठीक है भाई, चलिए तो देखो कैसे निकालेंगे। एक्सक्यूज मी, सॉरी। चलिए सर, परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब क्या है। अरे बड़ी सिंपल सी बात है, ये तो एक तरीके से आप अपने परसेंटेज निकाल रहे हो, बस वही तरीका इसके अंदर है। मान लो आपने 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया, मान लो 3 का दिया, आपने केमिस्ट्री का दिया, आपने मान लो जो भी आप सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हो, हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, आपने इनका एग्जाम दिया। मान लो आपने जब हिंदी, इंग्लिश और केमिस्ट्री का एग्जाम दिया, तो 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया, मुझे उसमें केवल केमिस्ट्री के परसेंटेज निकालने, तो आप कैसे निकालोगे। केमिस्ट्री के नंबर ऊपर, नीचे टोटल नंबर इंटू 100 निकल गया। तो यहाँ पर भी यही कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एग्जाम्पल देखो आप लोग, परसेंटेज कंपोजिशन। प्रतिशत संगठन की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो बच्चा, अगर हम प्रतिशत संगठन की बात करें यहाँ पे, तो कैसे निकाला जाए ये, तो बड़ा सिंपल इसको निकालना है। इसको मैं लिख देता हूँ पी डॉट सी, पीसी, मुझे पीसी को निकालना है, प्रतिशत संगठन परसेंटेज में निकालना है। कैसे निकालें सर, तो ध्यान रखना जिसका भी निकालना उस एलिमेंट का मास, मास ऑफ एलिमेंट, तत्व का द्रव्यमान, अपॉन क्या कर दोगे, अपॉन क्या कर दोगे, तो मास ऑफ एलिमेंट, तत्व का द्रव्यमान, नीचे क्या कर दोगे, टोटल मास। जो भी आप मॉलिक्यूल काम में ले रहे हो, जो भी आप कंपाउंड काम में ले रहे हो, कुल द्रव्यमान। और बच्चों कर देना इनटू 100। ठीक है, इससे आप आसानी से पीसी निकाल लोगे। ओके भाई, इससे आप आसानी से क्या निकाल लोगे, पीसी निकाल लोगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए नोट डाउन कीजिए, फिर एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आराम से। तो आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ रही होगी। अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे इनके क्वेश्चंस, कि भैया कैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। लेकिन एक बात ध्यान रख लेना, अगर मान लो सर सेम एलिमेंट हुआ, तो उस अगर वो 2 नंबर में हुआ तो फिर उसको 2 इंटू करना पड़ेगा। जैसे मानो ग्लूकोज है, ग्लूकोज में क्या है C6H12O6, आपको बोलेगा कार्बन का परसेंटेज निकालिए। लेकिन एक बात बताइए यार, कार्बन तो नंबर में 6 है ना, ठीक है ना। तो चलो करते हैं एक बार, आप देख लीजिए एक बार, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, एक एक का मास निकालना सीखते हैं। ठीक है, ओके सर, कर लेंगे सर। ठीक है भाई,
क्या आराम से कर सकते हो? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? ओके, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, मैंने आपको दे दिया, मान लो मैंने आपको क्या दे दिया, कोई भी सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग यार, CH4 ही ले लेते हैं सबसे पहले। इसमें मुझे हर एक एलिमेंट का, हर एक तत्व का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। मैं कैसे निकालूं? मान लो मुझे कार्बन का परसेंटेज निकालना है, तो कार्बन का वेट कितना होता है? 12। इसके पूरे का वेट कितना है भैया? तो सभी लोग जानते ही हो, जानते हो ना सभी लोग, 12 + 4 16 है, तो 12/16 इंटू 100। बताओ भाई, क्या आप आराम से चीजों को कैलकुलेट कर सकते हो? बिल्कुल सर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आ गया 4, ये चला गया कितनी बार? 25। कितना आ गया ये? 75%। तो बाकी बचा हुआ कौन होगा? हाइड्रोजन होगा। चेक करो आ रहा है क्या। अब देख लो भाई, हाइड्रोजन का वेट कितना होता है? देखो ये रहा 4 है। देखो अब ध्यान रखना, एक होता है लेकिन कितने नंबर में? वो 4 है। अरे 4 नंबर में है ना, तो चारों को लिखना पड़ेगा फिर। तो चारों की बात कर रहे हो आप यहाँ पे। टोटल कितना होता है? 16 × 100। कर लोगे? ये गया 4 बार, ये गया 25 टाइम, यहाँ कितना जाएगा? ये 25%। ये 75% आया और दूसरा कितना आया? 25% आया। इसका मतलब आराम से इस तरीके से निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो। अब आप ये खुद करो, कैल्शियम कार्बोनेट में आप मुझे हर एक का, आप मुझे कैल्शियम का निकाल के बताइए, आप मुझे कार्बन का निकाल के बताइए, मुझे आप ऑक्सीजन का निकाल के बताइए फटाफट। चलिए वीडियो को करो पॉज और निकालिए, वरना लाइव देख रहे हो तो लाइव निकालो। चलो फटाफट निकालो। ओके सर, ओके सर। हाँ, हो गया, डन। ठीक है, अब यार क्या करें, यही अब हमारा आईना है यार। हम तो जब सुबह क्लास में घुसते हैं ना, तो यही कैमरा हमारा आईना होता है, यही सब कुछ होता है हमारे लिए, है ना। चलिए, तो कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर रहे हैं, तो कैल्शियम का परसेंटेज, कार्बन का परसेंटेज, O का। तो पहले आप यहां वेट निकाल के देख लो। कैल्शियम का वेट कितना होता है? 40 होता है। इसका कितना होता है? 12 होता है। ये कितना होता है? 16 × 3 होता है। बताओ भाई, तो यहां से कितना आ जाएगा? ये 48 आ जाएगा। 48 और 12 कितना हो जाएगा बच्चों? बताओ यार, 60 हो गया ना। समझ गया ना? 60 और 40 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये लो भाई, कर लेंगे सर, देखते हैं, चेक करो, आ जाओ। चलो, तो इसका कितना होता है? 40 वेट होता है, नीचे कितना है? 100 × 100। ये तो सर आसान लग रहा है, 40%। कार्बन का 12/100 × 100, 12%। मतलब बाकी बचा हुआ बाकी बचा हुआ, सही तो किया हमने, बिल्कुल। बाकी बचा हुआ किसका होगा? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन कितनी है? 3 × 16। कितना हो गया ये? 48%। अगर आप टोटल करोगे इनका तो कितना आएगा? हमेशा 100% ही तो आएगा। देख लो, 48 और 12 60 और 40 100। कुल मिला के चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, एक क्वेश्चन लास्ट और कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। चलो, ये रहा हमारा क्वेश्चन। मैंने दिया से 6H12O6, और आपको मैंने यहाँ पे कार्बन का परसेंटेज, हाइड्रोजन का परसेंटेज और ऑक्सीजन का परसेंटेज पूछा है। समझ गए क्या? ठीक है, चलिए लगाइए दिमाग। और इसका वेट आप जानते ही हो कितना होता है? 180 होता है। चलो, अब ये आपके हवाले, देखते हैं कौन सा बच्चा फटाफट इसका आंसर करेगा। कर दीजिए, चलिए फटाफट आप इसको सॉल्व कीजिए। हाँ भाई, हो गया।
ठीक है सर, हो जाएगा। चलो, किया सबने, किया था। कार्बन का कितना निकाला आपने, 6 × 12 अपॉन 180 × 100, और इसी तरीके से किया ना आप लोगों ने, पक्की बात है। चलिए, तो कैलकुलेट कर लीजिए, कितना निकाला आपने, 12/30, 0। हाँ हो गया, देखो ये रहा, 6 से 6 गया, कितना आ गया, 30। 0 से 0 गया, ये गया 4 टाइम, कितना आ गया बच्चों, 40%। देखो कैलकुलेशन को हमेशा जैसे बचपन में करते थे ना, बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल वैसे ही किया करो। आप देखा करो कि आप कम से कम किस वैल्यू को लेस कर सकते हो, कहाँ जीरो लेस कर सकते हो, तो जितना हो सके चीजों को आसान बना दिया करो। 1 × 12 अपॉन 180 × 100। अब साफ साफ नजर आ रहा है कि आप आराम से कर सकते हो, ये 0 से 0 चला गया, यहाँ पे कर लोगे ना आराम से। हाँ, ये हो गया 3, 20/3 आ गया, तो 20/3 जब करोगे तो कितना आएगा, 6.66%। 6.66% कर लोगे। फिर अगर मैं ओ की बात करूंगा तो बताओ ओ में क्या करना रहा, आसान है, 6 × 60। क्या हो रहा है, ये हिल क्यों रहा है इतना, क्या हो गया इसको, ये देखो, ये मुझसे नाराज हो गया क्या आज, क्या हो गया भाई, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है जीवन में, है। इतना पता नहीं क्यों शोर शराबा मचा रखा है इसने कब से मेरी लाइफ में। चलिए, ये कट गया कितनी बार, ये 0 से 0 भी चला गया, तो ऊपर कितना बच गया, 1/60। रुक जाओ, इसका इलाज करते हैं। मर्जी पे चल रहा है जी। तो 160 अपॉन कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। चलो भाई, तो कुल मिला के अब एक बात बताओ, ये कितना आएगा, इन दोनों में से लेस कर देना, इन दोनों को जोड़ के 100 में से लेस कर दो, जितना बच गया इसी का आंसर आएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया आपके 5, 10 गया, नीचे आया 53 पॉइंट, फिर 20, 53 पॉइंट, कुछ ऐसा ही आएगा, कुछ ऐसा ही आएगा ना। हाँ ठीक है सर, कर लेंगे सर। तो 10 हुआ, 3 9 1 10 ही हुआ ना फिर से। हाँ ठीक है, 53.33 के अराउंड आएगा। आप इसको 6.67 कर लेना, तो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट 100 आ जाएगा, कहीं 0.1 का फर्क कहीं ना कहीं तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं, क्लियर है। चलिए, तो एक बार आप इसको देख लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला, ओके। ठीक है सर, चलो भाई, अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है सर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अणुसूत्र क्या होता है सर। तो देखो भाई, बड़ी सिंपल सी कहानी है इसकी, और ये इसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हो, क्या होते हैं अणुसूत्र। एक बात बताओ, जैसे वाटर है, अब सभी को पता है कि वाटर में 2 हाइड्रोजन होती है, 1 ऑक्सीजन होती है, ये उसका क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते, मतलब उसमें एग्जैक्ट नंबर में एलिमेंट होंगे, तो क्या बोलेंगे, इट इज रिप्रेजेंट, इट इज रिप्रेजेंट एग्जैक्ट number of atom in a molecule of a compound, in a molecule कर लो, खूब है, of a compound कर लेना लास्ट में, ठीक है ना। तो बड़ी सिंपल सी बात की भैया, किसी अणु में, किसी अणु या यौगिक के अंदर, है ना, या वो अणु जिस यौगिक से बना है ना, किसी की बात कर सकते हैं, किसी अणु में, किसी अणु में निश्चित
संख्या में उपस्थित परमाणु की संख्या। तो किसी अणु में निश्चित संख्या में उपस्थित परमाणु ही क्या कहलाते हैं, किसको प्रस्तुत करते हैं, अणु सूत्रों को करते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो, जैसे आपने लिखा H2O, आपने लिखा CO2, आपने लिखा C6H12O6, जैसे आपने लिखा CH4। तो आप खुद दिमाग लगाइए और खुद सोच लो इस बात को कि यार हमेशा वाटर कैसे बनेगा, 2:1 में ही बनेगा, ये हमेशा 1:2 में ही बनेगा, ये हमेशा 6:12 में ही रहेगा, और ये हमेशा 1:4 में ही रहेगा। मतलब चाहे आप इनको किसी भी मेथड से बना दो, XYZ कोई सा मेथड लगा दो, क्या कैसा भी मेथड लगाने से क्या वाटर का जो कंपोजिशन है, जो इसका रेशो है, क्या वो बदल जाएगा? क्या वो नहीं बदल सकता। क्यों नहीं बदलेगा भाई? क्योंकि वाटर को चाहे मैं देखो रिवर से लिया हूं उठा के, वही रिवर के वाटर की बात कर लूं मैं, चाहे मैं डिस्टिल वाटर की बात कर लूं मैं, चाहे पॉन्ड वाटर की बात कर लूं, चाहे मैं हमारे गांव में जो तालाब होता है उस रिवर उस पानी की बात कर लूं, हमारे घर में जो टैप वाटर आता है, नल का पानी आता है, हर एक में वाटर का नंबर तो 2:1 ही रहेगा। CO2 चाहे मैं लेबोरेटरी में बनाऊं चाहे ब्रह्मांड में कहीं जाके बना लूं, CO2 का फॉर्मूला क्या रहेगा? 1:2, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन। मतलब फिक्स नंबर में एटम जुड़ते हैं। तो सर एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है सर? आ जाओ, चलो तो ये वाला सबको क्लियर हो गया, ठीक है, ओके सर। अब बात करेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला उतारना था क्या पीछे वाला? किसी को पीछे वाला नोट डाउन करना था क्या? देख लो देख लो देख लो, चलो देख लो फटाफट, फिर आगे बात करते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला करते हैं, क्या होता है, ठीक है, इसको एम्पिरिकल कर देना यार। एम्पिरिकल फॉर्मूला अब ढंग से समझना, अब समझने की बातें आएगी, यहां से सारे क्वेश्चन बनेंगे। मूलानुपाती सूत्र, ठीक है, इसकी बात करेंगे और इसको मैं शॉर्ट में बोलूंगा EF। शॉर्ट फॉर्म पहले लिख देता हूं ताकि बाद में दिक्कत ना हो, ओके। अच्छा यहां पर भी आई लगा देना ना, ठीक है। यहां पर ध्यान रखना, ये तो हो गया PC, ये क्या हो गया एम्पिरिकल फॉर्मूला, और ये क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MF, ठीक है भाई। तो ध्यान रखना है सारी बातें, ओके सर। क्या होता है सर? ये होता है सिंपल रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल। सिंपल ध्यान रखना, ये क्या होता है? सिंपल रेशियो होता है। क्या होता है ये? सिंपल रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अणुसूत्र का सरल अनुपात। अणुसूत्र का जो सरल अनुपात होता है वही क्या कहलाता है बच्चों? एम्पिरिकल फॉर्मूला या मूलानुपाती सूत्र कहलाता है, ठीक है जी, ओके सर, ठीक है, क्लियर है। अब देखो आगे समझना ध्यान से, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, एक दो एग्जांपल आप समझ लो। देखो एग्जांपल, जैसे मान लो मैंने इधर लिखा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को मुझे किस में कन्वर्ट करना है? एम्पिरिकल फॉर्मूला में। कुछ नहीं, मजाक है यार, छोटे से नंबर से डिवाइड करना है। जैसे मान लो पहला देख लो, ये रहा पहला ही देख लो, आप पहले से समझ जाओगे। मैंने लिखा C6H12O6। अब आप खुद दिमाग लगाओ, खुद सोच लो, यहाँ पे इसको डिवाइड कर दो, 6 से डिवाइड कर दो, सबसे छोटा नंबर तो यही है फिलहाल, तो क्या आ जाएगा बताओ? CH2। बस ये, मतलब जब तक ब्रेक करो, जब तक तोड़ दो, जब तक उसमें डिवाइडेशन हो रहा है। अब जैसे इसमें देखो किसी का भी डिवाइडेशन नहीं हो रहा है एक के अलावा, तो अब नहीं कर सकते आगे। डन, चलिए सर, बिल्कुल डन। ये रहा A,
बाकी की मैं दे दूं आपको, आप करोगे, देखते हैं कौन करता है। C2H6, CO2, CH4, C2H4O2। चलो भाई करके दिखाओ जल्दी से, करके दिखाओ जल्दी से, फटाफट फटाफट करके दिखा दो। फिर हम लोग ये सब कैलकुलेट करेंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है, ये सब एग्जाम में आता है। इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालोगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करोगी, सारी चीजें आएगी। ठीक है, डन, ओके सर, ठीक है। चलो भाई मैं कर देता हूँ, सुन लो ध्यान से। देखो ये डिवाइड हो जाएगा CH3 में, CO2 नहीं हो सकता, CO2 में रहेगा, कैसे डिवाइड करोगे, 1 से कर सकते हो, 2 से करोगे तो ये हाफ हो जाएगा, तो नहीं कर सकते, हाफ तो होता ही नहीं कभी। ये भी सेम रहेगा, मतलब दोनों सेम ही चल रहा है। ये देखो अब इसको कर सकते हो आप CH2O में। इसका मतलब ये हो गया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला सेम भी हो सकते हैं। किस कंडीशन में, जब वो अपने सिंपल रेशियो में डिवाइड नहीं हो। और वो दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, कब, जब वो अपने सिंपल रेशियो में डिवाइड हो जाए। ठीक है भाई, डन हो गया बच्चों। ठीक है सर, कर लेंगे आराम से। चलिए नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कर पा रहे हो आराम से, ठीक है जी सर, कर लेंगे सर। आगे देखो, आगे समझो। देखो बच्चों, अगर मैं आगे की बात कर लूं यहां पे, तो क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या होगा, बोलेगा कि आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है, ये आपका क्वेश्चन है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दे दिया गया है, ठीक है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन। अब सुनो, कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपको इनमें से 2 का परसेंटेज दे, तीसरे का नहीं दे। तो जब तीसरे का नहीं देगा तो आप क्या करोगे, बाकी के 2 को ऐड कर देना और 100 में से लेस कर देना, निकल के आ जाएगा तीसरे का। अरे यार मैंने कहा 100 में से आपके पास 20 रुपए हैं और तीसरे के पास 30 रुपए, तो मेरे पास कितने हुए 100 में से 50, क्योंकि आप दोनों के पास 20 और 30 रुपए। ठीक है, चलिए सर, बिल्कुल सर क्लियर है। तो देखो भाई, कार्बन की यहाँ पे बात करूं तो कार्बन यहाँ पर मान लो मैंने आपको दे दिया 40%, ठीक है। ये मैंने आपको दे दिया 6.67%। अब मैंने बोला इसका मैंने आपको नहीं दिया, आपको उसका खुद ही बताना है। और इसके लिए आपको इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है, ये हमारा क्वेश्चन। आपको इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। ये बच्चों आपको कैलकुलेट करना है। बात समझ में आ गई क्या, कर लोगे आराम से। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। तो सर पहले तो वो निकाल लो, वो कितना है, तो इनको लेस कर दो, कितना आएगा ये 53.33%। क्लियर है कैसे निकाला, मैंने लिखा 40 + 6.67, ठीक है ना। जितना भी आए, मान लो ये आ जाएगा आपके 46.67, इतना ही आएगा ये। अब ये जो भी आंसर आया उसको 100 में से लेस कर दो। समझ गए क्या, क्लियर है, ओके सर, ठीक है। चलिए सर, अब इंपेरिकल फॉर्मूला सर निकाले कैसे, हम मूलानुपाती सूत्र कैसे निकाले। तो बच्चों इसका एक तरीका होता है निकालने का। देखो मैं आपको बताता हूँ क्या तरीका है निकालने का। तरीका ये है बच्चों, तरीका ये है, सुनना ध्यान से, तरीका देख लो आप, पहले पूरे तरीकों को समझ लो, मैं कैसे निकाल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। आप पहले लिखो कि आपको दिया क्या है परसेंटेज के फॉर्म में, कौन कौन दे रखे हैं। कार्बन दे रखा है, तो पहले आप लिखो आपको कौन कौन से एलिमेंट दे रखे हैं, ठीक है ना। नंबर डाल दो पहले उनका, कार्बन दे रखा है, हाइड्रोजन दे रखा है और ऑक्सीजन दे रखा है। फिर देखो वो आपको परसेंटेज फॉर्म में दे रखे, उन परसेंटेज की फॉर्म को हटा दो। ठीक है भाई, भाई सिंपल सी कहानी है, परसेंटेज कंपोजिशन दे रखा है, हर एक कार्बन का वेट आप निकाल सकते हो, अपॉन 100 × 100 कर दो, तो ये परसेंटेज को यहाँ से भगा दो, कुल मिला के सिंपल में कन्वर्ट कर दो। इनका तो इतना ही पार्ट है ना,
इस पार्ट में आप इसको कन्वर्ट कर दो, बस बात खत्म। ये आपका सिंपल पार्ट में कन्वर्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आप यहां पर क्या लिखो, अब इनका एटम वेट सुनना, जो भी आपने ये निकाला है, जो भी आपने निकाला है उसमें आप इसके एटॉमिक वेट का डिवाइड कर दो। किसका? एटम के वेट का, परमाणु के भार का। कर दोगे डिवाइड? कैसे करेंगे सर? खुद दिमाग लगाओ। कार्बन का कितना होता है? 12, तो 40/12। हाइड्रोजन का अपॉन 1 होता है। 53.33। ओ का कितना होता है? 16 होता है। मतलब क्या तरीका है, पहले आप एक टेबल बनाओगे, पहले इनको सिंपल तरीके से आप लिख दोगे, जो इनका सिंपल तरीका है, ठीक है ना। अब देखो इनके क्या आंसर्स है, इन आंसर्स को यहाँ लिखो आप, आपने कितना आंसर निकाला यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ तो इतना ही निकल गया, 6.67 निकल गया, 3 बार गया ये, 4 बच गया, फिर मतलब इतनी बार जाएगा, बार बार इतनी बार ही जा रहा है ये तो, ठीक है ना। गया 36, 40, 3.33 आ गया, आ गया क्या? ठीक है, चलो फिर यहाँ पर कितना है ये, 16, 32, 48, 3.43, फिर वही आएगा 3.33 आ गया, ठीक है। फिर इनको डिवाइड करो सिंपल रेशो में। सिंपल रेशो में किसी चीज को डिवाइड कैसे करते हैं? तो हम यही तो देखते हैं कि छोटे नंबर का डिवाइड हर एक में हो जाए। अरे जब भी हम किसी सिंपल रेशो की बात करते हैं तो कैसे करते हैं, ये मैंने कैसे निकाला था इससे पहले, किसी छोटे नंबर का डिवाइड तीनों में कर दिया, वही तो सिंपल रेशो होता है। तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा? 3.33। तो यहाँ पे आप सभी में 3.33 का डिवाइड कर दो। तो बताओ यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1। यहाँ पे बताओ ऑलमोस्ट 2, यहाँ कितना आ गया? 1। ठीक है, तो देखो ना, कार्बन कितना आया? 1, हाइड्रोजन कितना आया? 2, और ओ कितनी आई? 1। ये इसका क्या निकल के आ गया? इंपेरिकल फॉर्मूला निकल के आ, ईएफ निकल के आ गया। ये तरीका मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, एक बार नोट डाउन कीजिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, अब आप खुद सॉल्व करना उसको। तो हमेशा आपको यही प्रोसेस अपनाना है और इसी प्रोसेस से हमेशा चीजों को सॉल्व करना है। Done? जी सर। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी दे रखा है उसको उसके सिंपल रेशो में डिवाइड कर दो, बस काम खत्म। हो गया बच्चों? ठीक है सर, ये 40 को 40% लिखो ना। अरे नहीं बेटा, सुनो ना, ये ग्राम में ही तो हुआ एक्चुअल में, क्योंकि एक बात बताओ, हम बात ही कितने में से कर रहे हैं? 100 में से। तो 100 में से कितना ग्राम हुआ? 40 ग्राम हुआ। ये कितना हुआ? 6.67 ग्राम हुआ। ये तो 100 में से तो बात कर रहे हो। तो तो आपको इसमें परसेंटेज कंपोजिशन निकालने की कोई जरूरत नहीं है भाई, हमको पता चल गया ना कि बात तो 100 में से ही कर रहा है। तो 100 में से 40 ग्राम है, ये 6.67 ग्राम है, ये इतना है। बात क्लियर है? इसलिए सीधा कर लिया। अब देखो इसमें क्वेश्चन जोड़ के दे रहा हूं मैं। डन हो गया यहां तक? ठीक है, अब सुनो, कभी कभी क्या होगा कि क्वेश्चन में आपको पूरा वही बोलेगा, क्वेश्चन सेम ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं करेगा क्वेश्चन में। आपको बोल देगा क्वेश्चन में आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालिए। क्या निकालिए? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालिए। ये हमारा क्वेश्चन है जो अभी हम करने वाले भी हैं। आपको बोलेगा कि आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लीजिए। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकाला जाए? एक बात बताओ यार, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक्चुअल में होता क्या है? अगर आपको ये बात पता चल जाए तो आप आराम से निकाल सकते हो। यही तो होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर क्या हो गया? क्या हो गया? एन। एन क्या सर? एन हो गया नंबर, जिस नंबर से आपने डिवाइड किया था मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को और उसको इंपेरिकल फॉर्मूले में कन्वर्ट किया था। तो अगर मैं इंपेरिकल फॉर्मूले में मूलानुपाती सूत्र में फिर से एन को मल्टीप्लाई कर दूं, अरे यही तो बात थी। एग्जांपल समझो आप इस बात को।
मान लो मैंने लिखा CH2O, ये इंपेरिकल फॉर्मूला था। अब आपको इसके लिए निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। तो मैंने आपको कहा कि इसके n का वैल्यू मैंने आपको 6 बता दिया। कितना बता दिया? 6। तो आप क्या करोगे, इसमें फिर से इंटू 6 कर दो, क्या जाएगा C6H12O6, और यही तो हो जाएगा यार। मतलब अगर आपको n का वैल्यू पता है तो जो भी आपने इंपेरिकल फॉर्मूला यहाँ निकाला है इसमें क्या कर देंगे, उसको n को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सर ये n निकाले कैसे? n होता है, ध्यान रखना, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल मास। सुनना ध्यान से, ये हो गया अणुभार, नीचे क्या हो गया, मूलानुपाती भार या द्रव्यमान। क्लियर हो गया क्या? क्या निकल जाएगा यहां से आप निकाल सकते हो n का वैल्यू। कैसे सर? एग्जाम में कैसे आएगा मैं आपको बताता हूं कैसे आएगा। क्वेश्चन है, मान लो आपको बोल दिया कि आपने इंपेरिकल फॉर्मूला, आप देखो शॉर्ट फॉर्म समझ रहे हो ना, आपने मूलानुपाती सूत्र कितना निकाला, ये निकाला जो अभी आप निकाल के लाए हो CH2। बोलेगा इस कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूलर मास दे रखा है इन्होंने, ये आपको देगा हमेशा, या तो मॉलिक्यूलर मास देगा आपको, मॉलिक्यूलर मास दे दिया आपको, मान लो इसने 180, आपको ये अणुभार दे दिया और आपको बोल दिया कि इसके लिए आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालिए। तो मेरे को एक बात तो समझ में आ गई, क्या ये मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालूंगा कैसे? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू क्या होता है, n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, यही तो होता है। एक बात बताओ, तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना था, n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला आपको दे रखा है CH2O, दे रखा है पूरा। अब आपको केवल केवल क्या कैलकुलेट करना है, n, और n कैलकुलेट करने का ये मैंने बता दिया तरीका, देखो ये रहा। आप n निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर मास और ये हो गया आपका इंपेरिकल मास, यार mm अपॉन EM कर देंगे, ये लो हमारा काम हो जाएगा। mm मुझे दे रखा है 180, ये रहा। अब सर ये EM कहां से निकालें, ये रहा यार, ये रहा, इसे निकाल लो। कितना दे रखा है ये कार्बन का वेट, 12 + 2 + 16। मैंने कहा ना चीजें बहुत ज्यादा आसान है, अगर आप थोड़ा सा फोकस कर रहे हो ना चीजें बहुत ज्यादा आसान है यार। ठीक है, ये आ गया 30, ये लो भैया 30 रख दो। कितना आ गया ये 6, इस 6 को उठा के यहाँ रख दो, ये लो। अब इन्हीं क्वेश्चनों में आपको बार बार घुमाएगा, बार बार पूछेगा, तो आप इनमें बार बार घूमते रहना। क्या सबको समझ में आया कैसे निकाला? मैं वापस समझा देता हूं जिसको नहीं आया। ये पूरा एक क्वेश्चन देगा, बोलेगा इस क्वेश्चन के लिए आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालिए, तो पहले आप हमेशा क्या निकालोगे, इंपेरिकल फॉर्मूला, जैसे मैंने अभी निकाला। जो भी दे रखा है उसको लिख दो, उसके ग्राम में लिख दो, जो भी दे रखा है, क्योंकि 100 में से देगा, 100% है, उसे ग्राम को लिख दो, उसके एटम के मास को डिवाइड कर दो, करने के बाद में जो भी आए उसके सिंपल रेशियो में सबका डिवाइड कर दो, जो भी छोटा नंबर है सबका डिवाइड कर दो, ये आ गया। जैसे इंपेरिकल फॉर्मूला आएगा, आने के बाद में क्या करोगे बताओ मेरे को, यार तो मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना, तो उसमें n का मल्टीप्लाई कर दो। n निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, ये मॉलिक्यूलर मास हमेशा आपको देगा, हमेशा आपको देगा ये। नीचे वाला आप यहाँ से जो आपने निकाला इससे आप निकाल सकते हो, दोनों को डिवाइड करके n निकाल देना। ठीक है, समझ गए क्या? पक्की बात, देख लो। इस तरीके से थोड़ा सा चीजों को आपको ध्यान रखना है, सोचना है और समझना है। ठीक है, ओके सर। जी सर, ठीक है, समझ गए सर। आगे बात कर ली जाए क्या? आगे बात कर ली जाए क्या? बताओ, आगे बात कर ली जाए क्या? बताइए। जी सर, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, एक नोट डाल के एक बात ध्यान रखो आप लोग। एक होता है वाष्प घनत्व, अगर इस वाष्प घनत्व में, वेपर डेंसिटी में, ये फॉर्मूला ध्यान रखना,
अगर इस वेपर डेंसिटी में इंटू 2 कर दिया जाए तो हमेशा मॉलिक्यूलर मास निकल के आता है। हमेशा क्या निकल के आता है? अणु भार। इस फॉर्मूले को भूलोगे नहीं। कभी कभी ये भी लिखा हो जाता है इस क्वेश्चन के अंदर, आपको ये दे देगा, आप उसमें 2 इंटू कर देना, आपका ये निकल के आ जाएगा। ठीक है ना? जैसे क्वेश्चन देखो, मैंने बोला वेपर डेंसिटी ऑफ CO2 इज, मान लो मैंने ले लिया यहाँ पे 22, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? ये कौन है? मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? कर लो सर, आसानी तो है। ये रहा सर, मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू VD, ये कौन है? VD इंटू 2। VD कितना है भाई? VD कितना है बता दो मेरे को। ये 22 इंटू इक्वल्स टू 40। खत्म कहानी, खत्म कहानी। और कुछ नहीं करना इसमें। कभी कभी क्या होता है ना, इन क्वेश्चंस में ना यहाँ पे ना ये नहीं लिख के देता है, इसकी जगह आपको क्या लिख के दे देगा? वेपर डेंसिटी। तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देना आप लोग, जो भी है उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो। ये रिलेशन होता है, पर आपको रिलेशन सीधा ध्यान रखना है। क्लियर है यहाँ तक? समझ गए? ओके सर। देखो भाई फटाफट देखो, इसको देख लो, फिर एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ जाएंगे। चलिए, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। कर लोगे आराम से? ठीक है, ओके ओके ओके। एक क्वेश्चन दे दूं मैं, देखते कौन करता है। क्वेश्चन ये, मैंने आपको एक ऑर्गेनिक, एक हाइड्रोकार्बन दे रखा है। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, समझते हो क्या? इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होते हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जिसमें कार्बन भी होता है और हाइड्रोजन भी होता है। कार्बन को मैंने 80% दे रखा है। अब हाइड्रोजन नहीं दे रखा है, तो 100 माइनस 80 कर देना, कितना निकल जाएगा? ये 20%। और इसका मैंने आपको वेपर डेंसिटी दे रखा है 15। ये इसकी वाष्प घनत्व मैंने आपको दे रखा है, VD दे रखा है मैंने आपको। और मैंने आपसे क्या पूछा है? मैंने इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है, मैंने इसका अणु सूत्र आपसे पूछा है। शॉर्ट फॉर्म क्लियर है सभी को? शॉर्ट फॉर्म पुराने से बनाते लेके आए हो, नहीं समझ में आ रहा है तो वापस से शॉर्ट फॉर्म चेक कर लेना। ठीक है, चलो आ जाओ, चेक करो, आ जाओ आ जाओ। तो सर एक काम करेंगे, हमें तो वो टेबल से पहले अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है ना सर, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर क्या होता है बताओ? N इंटू इम्पेरिकल फॉर्मूला। तो पहले तो मुझे हर हालत में इम्पेरिकल फॉर्मूला आना चाहिए, तभी मैं आगे प्रोसेस कर पाऊंगा, फिर मैं N का मान निकाल पाऊंगा। निकालो। तो सबसे पहले हम इम्पेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे, सेम तरीका जैसा भी सिखाया था, टेबल बना के। अब देखो ये है तो परसेंटेज में ही, लेकिन आप 100 में से, तो 100 में 80 ग्राम है, ये 20 ग्राम है। ये लो, वही टेबल फिर से देखो, ये रहा। कौन कौन दे रखा है यहाँ पे? कार्बन, हाइड्रोजन, कितना? 80 ग्राम, 20 ग्राम। हो गया, काम खत्म। इनके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो, 80/12, यहाँ 20/1, कितना आ जाएगा? यहाँ यहाँ तो आ गया 20, यहाँ कितना आएगा बताओ जल्दी से, कितना निकालोगे? कर लोगे आराम से? तो ये हो गया 12 छंग बहुत 72, फिर 6.6 के अराउंड आ गया। फिर छोटे नंबर को तीनों में डिवाइड कर दो, यही तो सिखाया था। तो यहाँ क्या हो जाएगा? सिंपल रेशो में 1। यहाँ ऑलमोस्ट देखो देखो, जब भी पॉइंट्स में आए ना, तो हमेशा एक लमसम आंसर करो। जैसे 3.2 आया तो उसको 3 मान लिया करो, 2.9 आया तो भी 3 मान लिया करो। तो ऑलमोस्ट 3 टाइम जा रहा है, ये 3 पॉइंट कुछ जा रहा है, तो आप इसको 3 कर लो। क्योंकि जब भी आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हो ना, जब भी आप अणुसूत्र लिखते हो, तो कभी पॉइंट्स में नहीं होता। ऐसा नहीं सुना होगा कार्बन 2.5, हाइड्रोजन 1.5, नहीं होता है। हमेशा वॉल नंबर में, हमेशा पूर्णांक नंबर में ही होता है। तो देखो आपने निकाला, कार्बन 1 है और हाइड्रोजन कितनी है यहाँ पर? 3 है। बस ये अब आपका काम हो गया।
तो ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर n इंटू CH3। अब n का मान निकाल लो। इससे पहले यहाँ पे इंपेरिकल मास निकाल लो। इसका कितना है ये 12 + 3 15। तो ये क्या होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है यहाँ पे है ही नहीं सर, वेपर डेंसिटी दे रखा है। तो इसको आप मॉलिक्यूलर मास में डिवाइड कन्वर्ट कर दो। कैसे करोगे 2 × 15। अभी तो सिखाया था कि जब भी आपको वाष्प घनत्व वेपर डेंसिटी दे दे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना। देखो अब सब कुछ निकल गया यहाँ पे। ये आ गया यहाँ पे 30, नीचे आ गया 15। कितना आ गया भैया ये 2 आ गया। 2 को रख दो यहाँ पे। अब इसको आप बार बार प्रैक्टिस करना, आपसे आराम से हो जाएगा। क्या फॉर्मूला निकल गया C2H6। समझ में आ गई क्या बात, क्लियर है क्या, कर लोगे आराम से। जी सर कर लेंगे, देख लो आराम से देख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, गलत मत करना। तो जब भी आपको मान लो सीधा सीधा पूछा इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इंपेरिकल मास, सारे टर्म आप ध्यान रख लेना, कंफ्यूज मत होना। सबके शॉर्ट फॉर्म मैंने ऑलरेडी पहले पढ़ा दिए हैं, सभी के शॉर्ट फॉर्म भी आप देख लेना। ओके हाँ बच्चों बताओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी सर नहीं है, कर लेंगे सर, आराम से कर लेंगे। तो ये सारी घटनाएं, सारी चीजें ध्यान रख लेना, जैसे पढ़ाया, जैसे बताया। ओके चलिए एक क्वेश्चन दे दूं मैं आपको, देखते हैं कौन करता है। मान लो मैंने आपको दे दिया कि एक वेपर डेंसिटी मैंने आपको दे दी, है ना। मान लो मैंने आपको वेपर डेंसिटी यहां पर दे दी 24, ठीक है ना। और मैंने देने के बाद आपसे पूछी कि ये वेपर डेंसिटी इसमें से किसकी है, ठीक है ना। कुछ गैसेस दे दी मैंने आपको, CO2 की है, O2 की है, N2O की है, या O3 की, ओजोन की है। तो अब आप अपना थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना कि सर ऐसा क्वेश्चन आ गया, ऐसा तो आपने पढ़ाया नहीं था, मैंने आपको वाष्प घनत्व दे दिया। तो आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया करो, थोड़ा सा सोचा करो चीजों के बारे में कि क्या दिया है, क्या पूछ रहे हैं, क्या जानने की कोशिश की जा रही है क्वेश्चंस के अंदर। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो आपसे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। आप लगाओ यार वेपर डेंसिटी को, अगर मैं इनके, तो देखो मैं एक चीज निकाल सकता हूँ। आप निकाल क्या सकते हो, इनका क्या वैल्यू निकाल सकते हो, सबके आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। आप इसका भी जीएमएम निकाल सकते हो, कितना होता है 44। आप इसका भी जीएमएम निकाल सकते हो, कितना होता है 32। इसका भी आप जीएमएम निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा 28। हाँ मतलब ऑलमोस्ट इसका हो गया 44 के अराउंड हो गया। इसका भी कितना हो गया 44, कर लोगे ना 28 और 16। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर लोगे। O3 का भी आप आराम से कर लोगे 48। ये सब चीजें आप इनकी निकाल सकते हो, जो आप निकाल सकते हो उसको निकाल लो, जो आप जानते हो उसकी बात करते हैं पहले। फिर मेरे दिमाग में यार वेपर डेंसिटी, तो यार मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू क्या होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। मतलब 2 इंटू अगर 24 कर दूं तो, रुकना 24 कर दिया ना मैंने इसको, तो ये आ गया 48। किससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है। बस हो गया काम। अरे बात समझ में आ रही कैसे किया है, क्लियर है, पक्की बात है कैसे किया मैंने इस क्वेश्चन को। मतलब आप पहले सोचा करो कि आप क्या जानते हो, किसी टर्म को आप किस तरीके से निकाल सकते हो, उसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हो, फिर उसके बेसिस पे इसे मैंने बता दिया, आपको कर लिया है। तो ये सब आप ध्यान रख लेना। ओके डन, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा आप देख लो, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी आज आपने, ये बहुत काम की चीजें हैं, ये सब जो टॉपिक आपने पढ़े हैं ये बहुत काम के टॉपिक हैं।
तो परसेंटेज कंपोजिशन आप निकाल सकते हो, जिस एलिमेंट का निकालना उसका नंबर इंटू एन करना मत भूल जाना, बस ऊपर इंटू एन करना मत भूलना। एन क्या है, कितने नंबर में वो प्रेजेंट है, 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में, ठीक है। ओके सर, फिर एक एक का निकालना सिखा दिया। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, एग्जैक्ट नंबर होता है ये किसी भी मॉलिक्यूल का, उसमें प्रेजेंट एटम का, ठीक है। फिर इन दोनों में रिलेशन क्लियर है। ये क्या होता है, सिंपल रेशियो होता है, ये सरल अनुपात होता है। क्या होता है, ये सरल अनुपात होता है, क्लियर है। ओके सर, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने ले लिया, इसमें 3 चीजें ले ली मैंने, एक ही निकाल सकते हैं। जब भी निकालने की चीज आई तो आपको हमेशा ये जो भी परसेंटेज में दे रखा है उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि मुझे पता है तो 100 ग्राम में से ही, अरे आपके परसेंटेज है तो 100 में से ही, तो आप उसको सीधे ग्राम में ले लो, ये 40 ग्राम इतना, ये इतना कर लोगे आराम से। फिर इनके एटॉमिक मास से, इनके परमाणु भार से इनका डिवाइड कर दो, जो भी नंबर आए छोटे नंबर से डिवाइड कर दो, सिंपल रेशो आ गया। इनको इनको देख लो इधर, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। फिर आपसे बोलेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ, वो एन इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला होता है। एन का मान क्या होता है, दोनों के भार को आप डिवाइड कर दो, एन का मान निकल के आ जाता है, ठीक है। तो चीजों को जितना सरल तरीके से सोचोगे उतना मजा आएगा पढ़ने में। फिर ये वेपर डेंसिटी कर लोगे, ठीक है। चलिए, फिर ये मैंने क्वेश्चन करवा दिए, तो आप ये सारी बातें आप ध्यान रखोगे, तो जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो इसके आगे डिस्कस करेंगे। मुझे लगता है कि अब अपने बच गए रूल्स, है ना, उन रूल्स को मैं एक क्लास में निपटा देंगे, फिर अपना ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म। फिर एक टॉपिक और रहेगा, स्टाइकियोमेट्री, सबसे इंपॉर्टेंट। तो 2 टॉपिक इसमें बचे हुए हैं, मतलब 2 क्लासेस अभी और हैं, फिर ये चैप्टर अपना फिनिश। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, इसी तरीके से पढ़ते रहिए, ठीक है। और रेगुलर पढ़ते रहो, रेगुलर रिवाइज करो। जैसे अगर ये क्वेश्चन कम, अगर आज की क्लास कम समझ में आई है तो आप क्या करोगे, आप बार बार रिवाइज करोगे। जितनी बार आप चीजों को रिवाइज करोगे उतना आसानी से चीजें याद हो जाएगी। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।